सपा कांग्रेस बसपा पर जमकर गरजे पुष्कर धामी। जीत के अंतर को बड़ा करना युवाओं की जिम्मेदारी। श्रावस्ती जनपद के एकौना स्थित जगजीत इंटर कॉलेज में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने उड़न खटोले से शुक्रवार को पहुंचे। नमो युवा सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख की कर्म भूमि पर अपने आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूं कि आप सभी युवा अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि पूरे विश्व में कोई भी बड़ा परिवर्तन हुआ है उसमें युवाओं की भूमिका अवश्य रही है। उन्होंने कहा, लोकसभा श्रावस्ती साकेत मिश्र जीत तो रहे हैं, लेकिन जीत के अंतर को बड़ा करना आप सब युवाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जब से देश की बागडोर आई है, तब से देश का चहुमुखी विकास हुआ है। समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को उसका कानून और मानवीय अधिकार मिला है। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने असंभव लगने वाले धारा 370 तीन तलाक को समाप्त कर दिया। भारतीय संस्कृति की पहचान भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जैसे कई अन्य बड़े कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन गौरों ने भारत पर राज किया, आज पीएम मोदी की देन है। उनको पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और जब आप लोग मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएंगे, तब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचेगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत कैसे इतनी तरक्की कर रहा है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी व विकास परक सोच का परिणाम है। सीएम धामी ने जनसभा में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लिए घर घर जाना संभव नहीं होगा। एक संसदीय क्षेत्र में हजारों गांव व कई निकाय होते हैं। प्रत्याशी शक्ति केंद्रों पर जाकर ही जनता से मिल पाएगा। ऐसे में आप सभी युवाओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मोदी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से, मेरी तरफ से श्रावस्ती में साकेत मिश्रा बनाना पड़ेगा। साकेत मिश्र बनकर घर घर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप लोग साकेत जी को जिताएं और यह आपके वकील बनकर आपके विकास, सुरक्षा, सम्मान की गारंटी देंगे। यह हमारी गारंटी है। सीएम ने कहा, चुनाव प्रचार को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जाए कि विपक्ष हताश होकर चुनाव मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो जाए। उन्होंने वोटिंग के दौरान पहले मतदान फिर जलपान का मंत्र याद रखने की अपील की है। उन्होंने युवाओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया तो सभी ने एक स्वर में हुकार भरी, तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में 10 वर्ष रहकर पढ़ाई किए हैं। एबीपी की छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकारों के जर्रे जर्रे से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीमारू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार से उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है, और सीएम योगी की विकास परक योजनाओं की चर्चा तो करते करते उन्हें बहुत घंटे लग जाएंगे। इसीलिए यह जिम्मेदारी वो युवाओं पर सौंप रहे हैं कि मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार की योजनाएं वो खुद घर घर जाकर बताएं। इस दौरान उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारा उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सामान्य नागरिकता विधेयक लागू है। आज उत्तराखंड में लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन, दंगा विरोधी कानून लागू है। उन्होंने कहा कि यह आपको फैसला करना है कि आपको पूरे देश में समान नागरिक संहिता चाहिए कि शरीयत का कानून चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के लोग सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म को डेंगू बताने का काम कर रहे हैं। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, पिछले दिनों आप लोगों ने अखबार में पढ़ा और टीवी में देखा होगा कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए किस तरह से कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी बनाकर पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाल रही है, और वहीं उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके वहां जाने वालों को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। स्थिति यह है कि कोई सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोई कोरोना जैसी बीमारी से तुलना कर रहा है।
के आज इस युवा सम्मेलन में आप सब लोग जिनके समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं, अभी उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और मैं कहूंगा कि गागर में सागर भरने का काम किया। ऐसे हमारे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जिनके मत और समर्थन के लिए आप सब इस कड़ी और चिलचिलाती गर्मी में भी जम के बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई साकेत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के श्रावस्ती जिले के जिला अध्यक्ष हमारे पुराने साथी श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, बलरामपुर जिले के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई हरिओम तिवारी जी, युवा मोर्चा बलरामपुर के अध्यक्ष श्री संदीप वर्मा जी, कोषाध्यक्ष माननीय श्री अमरजीत मिश्रा जी और श्रावस्ती क्षेत्र के श्रावस्ती विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और मेरे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है भाई रामखैरन पांडे जी, माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पलटूराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर सुश्री आरती तिवारी जी, लोकसभा प्रभारी और हमारे विद्यार्थी परिषद के कालखंड के साथी श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, जिनका बाल्यकाल में हम सब लोगों ने साथ साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया और आपके घर भी बाराबंकी जाने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। लोकसभा के संयोजक श्री शंकर दयाल पांडे जी, लोकसभा प्रवासी युवा मोर्चा श्री शिवम सिंह जी, जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री राणा प्रताप जी, श्री दिवाकर शुक्ल जी, कार्यक्रम संयोजक और जिला महामंत्री, श्री रमन सिंह जी, जिला महामंत्री, श्री प्रेम नायक जी, जिला महामंत्री, आशुतोष पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, प्रकाश चंद जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, सीएम जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख श्री महेंद्र पटेल जी, जिला अध्यक्ष अपना दल एवं सभी मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री आदरणीय श्री विनय रोहेला जी, जो पूरे हमारे कार्यक्रमों के भी समन्वयक हैं और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब, चूंकि मैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ विलंब से आप सबके बीच में पहुंचा हूं और आज बड़ा शुभ दिन है। आज जहां अक्षय तृतीया है, आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और जब मैं आप सबके बीच में आज भगवान बुद्ध की तपोस्थली महाराजा सुहेलदेव की पराक्रम भूमि और उत्तराखंड देवभूमि की तरह ही यह भी देवभूमि कहे जाने वाली इस श्रावस्ती की पावन धरा में आप सबके बीच में आया हूं। तो आज शुभ दिन, जहां परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है, वहीं पूरे देश दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चलती है, उस चार धाम यात्रा का भी आज शुभारंभ हो गया है और आप सबके बीच में मैं पहुंचा। तो आज प्रातःकाल मैं भागा बाबा केदारनाथ जी के आज कपाट खुलने के अवसर पर उनके दर्शन करने के बाद आप सबके दर्शन करने पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस उपस्थिति को और जो मैं जोश देख रहा हूं और वास्तव में क्योंकि लंबे समय तक मैंने विद्यार्थियों के बीच में काम किया है, मैंने नौजवानों के बीच में युवा मोर्चा में काम किया है, तो कभी भी नौजवानों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जोश और ऊर्जा भरपूर होती है। तो मैं आप सबके अंदर भी वही जोश और ऊर्जा देख रहा हूं जो इस गर्मी को भी हरा रही है।
इस चिलचिलाती धूप, ये टेम्परेचर जो लगातार हमको तपाने का काम कर रहा है, आप उसको भी ठंडा करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं अपनी देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते। भाइयों बहनों, ये जो क्षेत्र है श्रावस्ती का क्षेत्र, जहां हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा का ये बड़ा गढ़ रहा है, जहां पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की भी एक कर्मभूमि रही है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर के लिए, आप सबकी सेवा करने के लिए, आप सबके विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहां का प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है भाई साकेत मिश्रा जी। उनके लिए देवभूमि से आकर आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मेरे सामने जो युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश के अंदर जब भी देश का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नौजवान युवा इतिहास बनाने का काम करते हैं। वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे जितने देश के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर कोई परिवर्तन हुआ हो, उसके अगर अग्रदूत कोई बने हैं तो आप जैसे नौजवान और युवा बने हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोग भी अगर एक ठान लें कि साकेत मिश्रा जी को, ये जीत तो रहे हैं यहां से, लेकिन एक बड़े बहुमत से जिताना है, घर घर कमल खिलाना है, घर घर जो है विकास पहुंचाना है, अगर आप एक ठान लेंगे तो कोई असंभव काम नहीं होगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज 10 तारीख हो गई है और अगले 15 दिन जो बचे हुए हैं, 15 दिन में से भी मात्र 13 दिन जो चुनाव प्रचार के हैं, क्योंकि आज से ठीक 13 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आपने संकल्प लेकर जाना है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई हो, देश के अंदर सीएए का कानून लागू हुआ हो, या 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई हो, या श्रावस्ती जिसका भगवान राम से एक अभिन्न रिश्ता नाता है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होना हो, ये सारे के सारे ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक संपन्न हुए हैं। इन सबको हमने घर घर तक ले जाना है। और योगी जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने जिस डबल इंजन में जो तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश एक जमाने में, क्योंकि मैं भी यही लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर लगभग 10 वर्षों तक मैंने शिक्षा प्राप्त करने का काम यही किया है, ये सौभाग्य मुझे इसी धरती पर मिला है। तो मैं कह सकता हूं किस समय से उस समय एक समय था जब इसकी गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी। बीमारू राज्य से आज उत्तम प्रदेश बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम मोदी जी और योगी जी की ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, हर क्षेत्र में आज विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए भाइयों बहनों, ये केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का चुनाव है। भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आप सबको पता है, दुनिया के अंदर आज जब कोरोना महामारी का सामना करते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था को चलाते थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। ऐसे समय में भी उस ब्रिटेन को, उन अंग्रेजों को पीछे करके, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया, उनको पीछे करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से मोदी जी के नेतृत्व में भारत बन गया भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। मोदी जी का संकल्प है कि तीसरे टर्म में, मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है। आज दुनिया आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार से काम हो रहा है, चाहे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिंग रोड्स हो, हाईवे हो, एलिवेटेड रोड्स के साथ मेट्रो रेल हो, मोनो रेल हो, अंडर वाटर मेट्रो, वंदे भारत जैसी अनेक परियोजनाएं जिन पर आज देश की पहचान पूरे विश्व के अंदर बनी है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो हर हाल में करती है और यही मोदी जी की गारंटी है। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर काम किया है। उसके लिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं यहाँ पर देश के अंदर लागू हुई है। हर गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, उसके जीवन को सहायता देने का काम हुआ है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए पूरे देश दुनिया उत्तराखंड को एक अलग दृष्टि से देखती है। उत्तराखंड का एक देवभूमि का मूल स्वरूप है। उसके मूल स्वरूप को हमने कहा कि किसी भी कीमत पर वहां के मूल स्वरूप को हम खराब नहीं होने देंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। जो बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने वहां पर अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के अंदर सरकारी अवैध कब्जों को हमने मुक्त करवाने का काम किया है। वहां पर दंगा न हो उसके लिए दंगारोधी कानून बनाया है, नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। ऐसे अनेक कानून उत्तराखंड के अंदर बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कल देश के अंदर आंकड़े आए हैं, जनसंख्या में 1950 से लेकर अभी तक किस प्रकार से एक बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या में 14% की घटोतरी हुई है। और 14% की घटोतरी हुई है तो ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये साकेत मिश्रा जी का प्रश्न नहीं है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, या हमारे पांडे जी का प्रश्न नहीं है, या मंच पर बैठे हुए हमारे पलटू राम जी का या अन्य हमारे प्रतिनिधियों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमारे हर एक नौजवान का है, हर एक भारतवासी का है कि देश के अंदर पिछले 70 सालों में किसकी सरकारें रही हैं। बस देश के अंदर 60 साल तक एक पार्टी की सरकार रही है भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और उसमें से भी एक परिवार का शासन 55 वर्षों से अधिक समय तक रहा है। और हिंदू जनसंख्या लगातार घटती गई है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सनातन को हतोत्साहित करने का काम किया है, हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है। उसी का कारण है इस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक चेंज देश के अंदर आया है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड ने एक देश का ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और मुझे खुशी है यह आप सबके सामने बताते हुए कि जो काम उत्तराखंड में हो गया, आगे चलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। पूरे देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होगा और जो ये असमानता चली है, तुष्टीकरण चला है, ये बंद होगा। आज ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक समय यह हाल था कि यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध हुआ करते थे वो किसी से छुपे हुए नहीं थे। किस प्रकार अपराधियों का यहाँ पर राज होता था, किस प्रकार बेखौफ होके बड़े बड़े माफिया काम करते थे, माफिया गैंग काम करते थे, वसूली गैंग काम करते थे, और इनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त होता था भाइयों बहनों। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से माफिया राज समाप्त हो गया है, माफिया राज का सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, एक तरफ राष्ट्र का मान बढ़ाने के लिए आज पूरे समर्पित भाव से भारत की संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली भाजपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरी ओर परिवार को प्रथम मानकर मैं और मेरा परिवार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस और सपा के जो शहजादे हैं वो आरक्षण के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाकर आज सत्ता पर आप करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटका में एक मॉडल लागू कर दिया। वहां के एक बड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी के अंदर शामिल करके उनको पिछड़ों का आरक्षण दे दिया। भाइयों बहनों, एक बड़ा तुष्टीकरण का खेल उन्होंने खेला है। वो अपने विशेष समुदाय को, चढ़ते समुदाय को तमाम प्रकार का लाभ जो भारत के संविधान ने
पिछड़ों को दिया है, अनुसूचित को दिया है, जनजाति के लोगों को दिया है, उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं, उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जब आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे, तो इन लोगों ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर भी डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। ये लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह पर इस प्रकार का मॉडल लागू करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। घमंडिया गैंग के अभी लालू यादव जी का बयान आ रहा था कि मुस्लिम समुदाय को उन्होंने आरक्षण देने का खुल के वकालत की है। भाइयों बहनों, कोई संकोच उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, सत्ता के लोग में जो सपा और कांग्रेस के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम के अपमान में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। घमंडिया गैंग के लोगों ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, सनातन को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया। कभी कहते हैं कि ये सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कभी कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी है, और रामचरितमानस को जला देने तक की बात इन्होंने कही है। किसी को प्रभु श्री राम काल्पनिक नजर आते हैं तो कोई तुष्टीकरण में अंधेरा होकर, अंधा होकर श्री राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में वकीलों की फौज खड़ी कर देते थे। भाइयों बहनों, कितने सारे अड़ंगे इन्होंने राम मंदिर बनाने में लगाए, हम भूल नहीं सकते। ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाने वालों को अपनी पार्टी तक छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे लोग, आपने कल्की वाले हमारे वो महाराज अभी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इतना अपमानित किया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। इसका खुलासा हाल के दिनों में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि जहां एक तरफ ये परिवारवादी पार्टियां जो आज सरकार बनाने के लिए चुनाव में खड़ी नहीं है, सबको पता है कि सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये आज चुनाव के मैदान में है। एक तरफ देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहिए या मुस्लिम शरीयत का कानून चाहिए, यह हमको तय करना है। देश एक समान कानून से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा या शरिया के कानून से चलेगा। आपको अगले 5 सालों के लिए मोदी जी के 5 साल मजबूत सरकार चाहिए, या ऐसी सरकार जो 5 सालों में 5-10 प्रधानमंत्री बनाने का अभी से लोगों के सामने बखान करते हो, ये घमंडिया गैंग चाहिए। अगर मजबूत नेतृत्व चाहिए तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर। भाइयों बहनों, हम सभी को मिलकर ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की जो घटिया राजनीति को करारा जवाब देना है। और 25 मई को भाजपा के प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विजनरी है, और इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं, जितना मैं इनको जानता हूं, इनकी पृष्ठभूमि को जानता हूं, ये यहाँ के हर एक नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक माता बहन के कष्ट के निवारण के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके वकील बनकर काम करेंगे। क्यों करेंगे ना, वकील बनकर काम, आपकी वकालत करेंगे। दिल्ली हो या लखनऊ हो, आपकी वकालत करेंगे, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप लोगों ने इनको भारी बहुमत से विजय बनाना है। मैं यहाँ पर मौजूद युवा शक्ति से अपील करता हूं कि सभी योजनाएं और उपलब्धियां जो मोदी सरकार की है, योगी सरकार की है, जन जन तक पहुंचाइए और श्रावस्ती में कमल खिलाने के लिए जन जन को प्रेरित कीजिए, जन जन को घर से निकालिए। और 25 तारीख को जिस दिन मतदान होगा ना, आप सबका मुकाबला किसी से नहीं होने वाला है, न समाजवादी पार्टी से होने वाला है, न बहुजन समाज पार्टी से होने वाला है, न कांग्रेस पार्टी से होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मुकाबला है, वो जो तापमान है ना, हमारा टेम्परेचर, गर्मी, उससे होने वाला है। इसलिए आपने चुनौती को स्वीकार करना है कि तापमान कितना भी होगा, कि हम स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को घर घर से लाएंगे। बोले, स्वीकार करते हैं, लोगों को घर घर से लाएंगे, मतदान केंद्र तक ले जाएंगे। अरे जोर से बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही है। मतदान केंद्र तक ले जाएंगे, कमल वाला बटन दबाएंगे, कमल वाला बटन दबाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से इस बार आप कमल खिलाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। श्रावस्ती से साकेत मिश्रा जी को अपना सहयोग और मत देकर यहां से सांसद चुनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आज से चारधाम यात्रा जो शुरू हुई है, इस चुनाव के बाद 25 मई के बाद जब आपका मतदान हो जाएगा, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब चारधाम यात्रा में आइए और भगवान के दर्शन कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मैं हरि ओम तिवारी जी से मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम